आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th साइकोलॉजी मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू। ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए ये सभी क्वेश्चन को हम लोगों को हर हाल में याद रखना बहुत ही जरूरी है। आप अगर साइकोलॉजी मनोविज्ञान रखे हैं, साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अंतर्गत अगर आप अच्छा अंक लेके आना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ये क्लास आपको शुरू से लेके पूरा लास्ट तक कवर करेंगे तो आपका जो लक्ष्य है साइकोलॉजी में 90 प्लस 95 प्लस लाने का, वो लक्ष्य आपका पूरा हो जाएगा। अगर इस क्लास को पूरा तरह से करते हैं तो ये लक्ष्य जो आप रखे हैं उसको पूरा करने में ये क्लास आपके काफी ज्यादा योगदान करता साबित होगा। तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। टोटल 35 क्वेश्चन इस क्लास में हम लेकर के आए हैं। सारे क्वेश्चन चुनिंदे हैं और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जो ठोस क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इधर उधर का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन में दम नहीं हो वो क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाता है। बिल्कुल ठोस एंड सॉलिड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होंगे। और मैंने लगभग चैप्टर आपको पढ़ाया है, तो चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाइएगा प्ले लिस्ट में या फिर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर। आपको सर्च करना है क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 1 बाय सफल एकेडमी, साइकोलॉजी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बाय सफल एकेडमी, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बाय सफल एकेडमी। या फिर कोई भी सब्जेक्ट का आपको सर्च करना हो, जो भी चीज सर्च करना है उसको लिख देना। जैसे कि ज्योग्राफी का सर्च करना है, ज्योग्राफी चैप्टर 7 सर्च करना है फर्स्ट बुक का, तो चैप्टर 7 ज्योग्राफी क्लास 12 बाय सफल एकेडमी, लास्ट में बाय सफल एकेडमी लगा तो सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी के हुए, पूरा क्लास को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर रखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आता है कि एगोराफोबिया का मतलब क्या होता है। एगोराफोबिया, बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि एगोराफोबिया जो है प्यारे बच्चों, ये बच्चों में दिखता है ज्यादा जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाने से डरते हैं। जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से डारे से डरते हैं तो उसको कहते हैं एगोराफोबिया, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके से डरना या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना, उसको कहते हैं एगोराफोबिया। अगर आप पानी से डरते हैं, पानी से डरते हैं तो उसको कहें हाइड्रोफोबिया। अगर आप पानी से, समुद्र से डरते हैं, पानी देख करके डरते हैं, उसको कहेंगे हाइड्रोफोबिया। अगर आप ऊंचाई से डरते हैं तो उसको बताइए, तो ऊंचाई से डर को क्या कहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ऊंचाई से डर को क्या कहते हैं, ऊंचाई से डर क्या कहते हैं, समझ गए। चलो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से आप लोगों को क्लास का आंसर करना है। तो ऊंचाई से डर देंगे उसको कहेंगे एक्रोफोबिया। ऊंचाई से डर को क्या कहेंगे, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया ये आपको पूछा जाता है। ऊंचाई से डरना एक्रोफोबिया कहलाएगा, भीड़ भाड़ वाले से डरना एगोराफोबिया कहलाएगा, और साथ ही साथ पानी से डरना हाइड्रोफोबिया कहलाएगा। और कुत्ता से डर, कुत्ता से डर क्या कहलाएगा भाई बताओ। आप लोग आंसर देंगे, बिल्कुल आप लोगों का मैं कमेंट देख रहा हूं। कुत्ता से डरना क्या कहलाएगा। अगर आप कुत्ता से डरते हैं तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे उसको भाई बताइएगा बिल्कुल। तो उसको कहेंगे साइनोफोबिया। कुत्ता से डरना उसको कहेंगे साइनोफोबिया। सारे चीज को याद रखना, साइनोफोबिया। फोबिया का मतलब ही होता है डर, मैंने आपको पढ़ाया था। फोबिया का मतलब होता है दुर्भीति, इसको हिंदी में कहते हैं। फोबिया का मतलब होता है डर। अब ये जो आएगा कि ऊंचाई से डरना एक्रोफोबिया, कुत्ता से डरना साइनोफोबिया, भीड़ भाड़ वाली जगह से डरना एगोराफोबिया, ऊंचाई से डरना हाइड्रोफोबिया, लास्ट में फोबिया फोबिया लगा हुआ है। ठीक है, आएगा एग्जाम में, बना दोगे, बिल्कुल बना दोगे। तो ऑप्शन हमारे यहाँ सी राइटर्स रोजे थे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अरे स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर यहां अगर 35 में से, मैं कहता हूं अगर आप 35 में से लगभग 35 में से अगर आप 18 क्वेश्चन अगर आप सेलेक्ट कर देते हैं, औसतन 35 में से 18 क्वेश्चन भी अगर आप आंसर सही करते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपकी तैयारी साइकोलॉजी मनोविज्ञान में बहुत बेस्ट है। और अच्छा से आप तैयारी कीजिए जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं। 18 ही क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत बेस्ट तैयारी मानी जाएगी, समझ गए। अब देखिएगा, क्योंकि साइकोलॉजी सबके बस की बात नहीं है, बट मैं कहना चाहता हूं अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब ये देखा जाए, निम्नांकित में किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है। चैप्टर आपके 4 या 3 से ये क्वेश्चन आया है। साइकोलॉजी की अलग अलग शाखा है। जब हम ये चीज का अध्ययन करते हैं कि कोई भी बच्चा पहले बिल्कुल नासमझ नादान होता है, लेकिन बड़ा होकर के वह क्रिमिनल क्यों बन जाता है, अपराध क्यों करने लगता है, बड़ा बड़ा कांड चोरी डकैती हत्या क्यों करने लगता है, उस चीज वो क्या उसके दिमाग में आ जाता है, मन में कौन सी प्रवृत्ति छा जाती है, इस चीज के बारे में साइकोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं अपराध शास्त्र। और अपराध शास्त्र के फादर ऑफ अपराध शास्त्र तो ये हो जाएंगे आपके लोम्ब्रोसो। लेम्ब्रोसो को अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है। अब सेल्डन कौन है, सेल्डन ने शारीरिक या जो
मानसिक शेल्डन के हैं, कौन है? शेल्डन बहुत ही मनोवैज्ञानिक है, बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने शरीर को यानी मनोवैज्ञानिक गुण को शरीर की आकृति के आधार पर बांटा है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक गुण को शरीर की आकृति के आधार पर बांटा है। तो यहां जो राइट आंसर हो जाएंगे लोम्बरोसो हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देखिएगा कि बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है। प्यारे बच्चों, बुद्धि का मतलब होता है वो गुण जिसके माध्यम से मानसिक, बुद्धि एक मानसिक गुण है, बुद्धि एक मानसिक गुण है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी दैनिक जीवन में जो भी समस्याएं आती है उसका समाधान करते हैं। बुद्धि वैसी मानसिक गुणवत्ता है या फिर वैसी मानसिक गुण है या फिर वैसा मनोवैज्ञानिक गुण है जिसकी सहायता से हम अपने दैनिक जीवन में मनोवैज्ञानिक सहायता से हम अपने दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती है जो सॉल्व करते हैं उसको, यानी जो समस्याएं आती है जो प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसको कहते हैं बुद्धि। अब सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, सृजन करना। सृजन करना का मतलब होता है कोई नया चीज बनाना। सृजनात्मकता मतलब कोई नया चीज बनाने की जो गुण है, जो कला है, उसी को कहते हैं सृजनात्मकता। जैसे कि एक इंजीनियर के अंदर सृजनात्मकता भरा पड़ा होता है क्योंकि वो नया नया मशीन मार्केट में लॉन्च करता है, नया नया गाड़ी, नया नया इंजन, नया नया मशीन वो बनाते रहता है। ठीक है, अब यहां देखा जाए, अब अगर देखा जाए कि नया नया चीज वो बनाते रहता है, फिर अगर देखा जाए कि सृजनात्मकता का मतलब होता है आपके बुद्धि में, अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो भी सृजनात्मक है। अरे सृजनात्मकता का मतलब ही होता है कोई नया चीज बनाने का या फिर नया चीज सोचने का जो गुणवत्ता है उसी को कहते हैं सृजनात्मकता। समझे? सृजन करना मतलब नया चीज बनाना। क्रिएटिविटी, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, क्रिएटिविटी है ना, वो बोलता है ना कि क्रिएटिविटी दिखाओ यार, मन को क्रिएटिविटी दिखाओ, सृजनात्मक बनो, ऐसे बोला जाता है बड़े बड़े लोगों के द्वारा, जो उनके मुंह से अगर सुनेंगे, कॉलेज में जाएंगे, लेक्चरर ऐसे बोलते हैं। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में जो संबंध होता है वो कैसा होता है? प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि अगर बुद्धि अगर बढ़ेगा, कोई भी आदमी का बुद्धि अगर ज्यादा होगा तो वो आदमी कोई भी आइडिया, कोई भी नया चीज बनाने में भी आगे होगा। यानी बुद्धि अगर ज्यादा है तो उनके अंदर क्रिएटिविटी भी ज्यादा होगा। अगर बुद्धि कम है तो क्रिएटिविटी भी कम होगा। यानी बुद्धि ज्यादा है तो वो कोई नया चीज जल्दी बना लेगा, नया चीज जल्दी सोच लेगा, और नया चीज बनाना, नया चीज सृजन करना, नया चीज बनाना, नया चीज सोचना ही तो सृजनात्मकता कहलाता है। तो बुद्धि ज्यादा तो सृजनात्मकता ज्यादा, बुद्धि कम तो सृजनात्मकता कम, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। बुद्धि बढ़ेगा तो सृजनात्मकता भी बढ़ेगा और बुद्धि घटेगा तो सृजनात्मकता भी घटेगा। तो मतलब इसमें क्या है? धनात्मक संबंध है। दोनों तो एक साथ ऊपर में जाए, दोनों एक साथ ऊपर में जाए तो उसको कहेंगे धनात्मक संबंध, और दोनों एक साथ नीचे आ जाए तो उसको भी कहेंगे धनात्मक संबंध है। लेकिन एक ऊपर जाए दूसरा नीचे आए तो उसको कहेंगे ऋणात्मक संबंध। अगर यहां बुद्धि बढ़ने से सृजनात्मकता घटता तो उसको कहेंगे ऋणात्मक संबंध। समझ गए? तो ऑप्शन हमारे यहां ए लोग हो जाएंगे। देखिए, अब देखिएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है प्यारे बच्चों, टोटल दिया गया था गिलफोर्ड के द्वारा। बहुबुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया और इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार पढ़ाए? 8 प्रकार बताए थे। कितने? बुद्धि के टोटल 8 प्रकार पढ़ाए थे। बहुबुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। ऑप्शन हमारे यहां सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 4th का। चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग आंसर दिए हैं। अब देखिए गिलफोर्ड की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, नोटिफिकेशन क्यों नहीं गया? बिल्कुल गया होगा। अब यहां देखा जाए तो बहुबुद्धि का सिद्धांत बिल्कुल यहां गलत होगा भाई, बिल्कुल का गलत हम बताए हैं, गिलफोर्ड नहीं होगा। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? गार्डनर के द्वारा। टोटल 8 व्यक्ति मतलब 8 बुद्धि बताए गए, उसमें भाषिक बुद्धि, गतिक बुद्धि, साथ ही साथ बहुत सारी बुद्धि बताए गए, सृजनात्मक बुद्धि, उनके बाद अंतर व्यक्तिक बुद्धि, अंत व्यक्तिक बुद्धि, टोटल 8 प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताए। ठीक है, मानसिक बुद्धि, तो कई बुद्धि बताए, टोटल 8 प्रकार के, और बहुबुद्धि का सिद्धांत इसी को कहा जाता है और ये गार्डनर के द्वारा दिया गया था। इसके बारे में आप लोग ट्रेनिंग पीरियड में अच्छा से पढ़ेंगे जब कहीं कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेंगे। देखिए, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में माहिर होता है, कोई विशेष क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा माहिर होता है तो उसको कहेंगे अभिक्षमता। उसको क्या कहेंगे? अभिक्षमता। ऑप्शन हमारे यहां बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मतलब व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को, विशेष एबिलिटी को हम लोग अभिक्षमता कहते हैं। और व्यक्तित्व तो आप समझते हैं, यानी व्यक्ति का जो चलने का तरीका है, बोलने का तरीका, रहने का तरीका, ऑलराउंड मिलाकर के जो उनका गुण है उसको कहेंगे व्यक्तित्व। और अभिवृत्ति मतलब व्यक्ति, अभिरुचि मतलब इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ऑप्शन हमारे यहां बी लोग हो जाएंगे। यानी कोई भी व्यक्ति हो, उसका इंटरेस्ट अगर किसी दूसरे क्षेत्र में है, किसी दूसरे क्षेत्र में है या फिर किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसको कहेंगे अभिक्षमता। देखिएगा, धर्म किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? प्यारे बच्चों, 2 प्रकार के समूह होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
प्राइमरी यानी प्राथमिक, और एक होता है द्वितीयक यानी गौण समूह। प्राथमिक समूह में आपका परिवार आपके प्राथमिक समूह हो जाएंगे, आपका धर्म आपका प्राथमिक समूह हो जाएगा, और द्वितीयक समूह आपका क्या होता है, जैसे कि कोई राजनीतिक पार्टी आपका द्वितीयक समूह का हिस्सा हो, द्वितीयक समूह कहलाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राथमिक समूह का हिस्सा नहीं बन सकता है। आपका परिवार आपके लिए प्राथमिक समूह है, तो क्या आपके परिवार का कोई व्यक्ति हिस्सा बन सकता है? क्या नहीं बन सकता ना। आपका जितने सदस्य हैं तो उतने ही सदस्य रहेंगे। कोई दूसरा आदमी आके कहेगा कि हमको भी अपने परिवार में शामिल कर लो, हमको भी अपना बेटा बेटी मानो, पॉसिबल है? नहीं है ना। मान सकते हो, लेकिन जनरली तो ऐसा नहीं होता है ना। तो प्राथमिक समूह का हिस्सा कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता है। मतलब प्राथमिक समूह का हिस्सा बनने के लिए कोई भी व्यक्ति के पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, लेकिन द्वितीयक समूह का हिस्सा बनने के लिए हर व्यक्ति के पास ऑप्शंस होते हैं। प्राथमिक समूह का हिस्सा कोई भी व्यक्ति अपने मनमर्जी के अनुसार नहीं बन सकता है, और द्वितीयक समूह का हिस्सा कोई भी व्यक्ति अपने मनमर्जी के अनुसार बन सकता है। तो किस तरह धर्म जो है, धर्म किस प्रकार का समूह है, ये हमारा प्राथमिक समूह में आएगा, और राजनीतिक पार्टी वो आपके द्वितीयक समूह में आएंगे। औपचारिक समूह जो दिखता है, औपचारिक समूह, और अनौपचारिक समूह जो नहीं दिखता है। व्हाट्सएप ग्रुप आपका अनौपचारिक समूह है। औपचारिक समूह जब आप क्लास में पढ़ते हैं, जो इतने क्लासरूम में सारे लोग हैं, तो उनको कहेंगे औपचारिक समूह। समझ गए? तो ये प्राथमिक समूह है। परिवार, धर्म, आपके जो निजी मामला है, वो सारे आपके प्राथमिक समूह में आएंगे। समझ गए? तो ऑप्शन हमारे यहाँ ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं। देखिएगा, बुलिमिया एक ऐसे विकार है जिसमें रोगी को क्या लगता है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 है, बताइएगा। बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि रोगी को यह लगता है कि हम मोटा ज्यादा हो रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं? मोटा ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए वो कम खाएगा नहीं। वो मतलब वो उनको लगेगा कि बुलिमिया में उनको लगेगा कि नहीं, एनोरेक्सिया में लगता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा में लगता है कि हम जो मोटा ज्यादा हो रहे हैं, तो वो कम खाएगा। और बुलिमिया में क्या होता है कि वो पतले दुबले होते हैं, वो क्या करेगा कि भूख अधिक लगता है, इसमें क्या लगता है? भूख अधिक लगता है, और ज्यादा खा लेगा, ज्यादा खा करके वॉमिटिंग कर देगा। क्या कर देगा? वॉमिटिंग कर देगा। तो यहां भूख ज्यादा लगता है। बुलिमिया में क्या लगता है भाई? भूख ज्यादा लगता है। इस बात को हम लोगों को याद रखनी है। अब देखिएगा, बीने तथा साइमन ने बुद्धि मापने के लिए सबसे पहले परीक्षण बनाया, यानी दुनिया में सबसे पहले बुद्धि का जो मापन किया जाने लगा, बीने और साइमन है। यानी दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे पहले बुद्धि को मापने के लिए, यानी इंटेलिजेंस को मापने के लिए जो दिमाग लगाए, वो लगाए कौन? बीने और साइमन। तो बीने तथा साइमन ने बुद्धि मापने के लिए सबसे पहले परीक्षण बनाया। तो सबसे पहले परीक्षण जो बनाया था बुद्धि को मापने के लिए 1905 में। अब वर्ल्ड के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में यह बात दर्ज है कि कब सबसे पहला परीक्षण, यानी बुद्धि परीक्षण को मापने के लिए सबसे पहला कब दर्ज किया गया, यानी बुद्धि परीक्षण को मापने के लिए कौन से मनोवैज्ञानिक ने मतलब मेहनत किया, तो वो हो जाएंगे बीने और साइमन। हालांकि साइमन भी काम किए थे, लेकिन साइमन का इतना चर्चा नहीं है ना। साइमन का इतना चर्चा नहीं है, साइमन को इतना लोग याद नहीं जानते हैं, साइमन को इतना लोग नहीं पहचानते, लेकिन पहचानना चाहिए ना, क्यों नहीं पहचानते? होता है ये पार्टनरशिप में। अब देखा जाए कि बीने और साइमन दोनों मिलकर के काम किए, लेकिन नाम किसका चमक रहा है? बीने का चमक रहा है। क्यों भाई? इसका नाम क्यों? इसका नाम आगे होना चाहिए। यहां आगे और पीछे होने से भी आदमी के, साइंटिस्ट के नाम में क्या हो जाता है? कंफ्लिक्ट, मतलब एक तरह से जो एक तरह से सीनियरिटी है उसमें कमी आती है। तो बीने और साइमन सबसे पहले 1905 में बुद्धि को मापने के लिए अलग अलग परीक्षण किए। अब देखिए प्यारे बच्चों, बुद्धि को मापने के लिए 1905 में ये दोनों के दिमाग में कैसे आया? अब हम जानते हैं कि अमेरिका सबसे आगे है, अमेरिका अभी विकसित कंट्री है। तो अमेरिका में जब बच्चों को स्कूल में शिक्षा दी जा रही थी, तो एक टीचर ने क्लासरूम में सभी बच्चों को शिक्षा दिया, एक क्वेश्चन दिया बनाने के लिए, लेकिन क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट ने उनको बना लिया और कुछ ने नहीं बना पाया। अगर देखा जाए, हालांकि सभी बच्चे का उम्र और बॉडी साइज सेम था, क्लास भी सेम था, उम्र भी सेम था, एज भी सेम था, लेकिन सेम क्वेश्चन को कुछ बच्चों ने बना लिया, सेम क्वेश्चन को कुछ बच्चों ने नहीं बना पाया। तो टीचर का दिमाग घूम गया कि भाई क्या है ये, वो बच्चा बना लिया, सेम तो दिखता है, ये भी उसी तरह से बोलता है, इसका भी बुद्धि वही है, लेकिन ये नहीं बना पाया। तो इसके पीछे शिक्षक, अमेरिका के लोग कारण खोजने लगे कि कोई बच्चा किसी चीज को जल्दी सॉल्व कर लेता है, कोई बच्चा किसी चीज को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाता है। तो जब कारण खोजने लगे, तो बुद्धि का परीक्षण किया जाने लगा, किसका बुद्धि ज्यादा है, किसका बुद्धि कम है। अब इसी का परीक्षण करते करते एमसी जो है आपका आईक्यू, यानी इंटेलिजेंस क्यूसेंट, मानसिक बुद्धि का प्रस्ताव आया। मानसिक बुद्धि, आईक्यू लेवल जिसका ज्यादा होगा उसका बुद्धि ज्यादा है, जिसका कम होगा उसका कम है। तो इस तरह से वहां आईक्यू लेवल नापा गया, और वहीं से
अमेरिका से ही जब वहीं से मतलब बुद्धि के क्षेत्र में काम किया जाना स्टार्ट हो गया। तो चलो बुद्धि को देखते हैं, बुद्धि क्या होता है, समझ गए? तो ऑप्शन हमारे यहाँ बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1905 में बुद्धि जो है मतलब सबसे पहले बीने ने शुरू किया था। किसने कहा था? अमूर्त चिंतन की अद्वैता ही बुद्धि है। और अरे ये बहुत खतरनाक चीज है अमूर्त चिंतन। देखो एक होता है मूर्त चिंतन, एक होता है मूर्त चिंतन। जब आप भौतिक चीज के बारे में सोचते हैं, जब आप भौतिक चीज के बारे में सोचते हैं तो उसको कहेंगे मूर्त चिंतन। जैसे कि ये बिल्डिंग बनाना है ना, जैसे कि बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाना है तो वो आपका मूर्त चिंतन कहलाएगा, है ना। जैसे कि हमको बहुत बड़ा मकान खड़ा करना है वो आपका मूर्त चिंतन कहलाएगा। हमको एक बाइक लेना है वो आपका मूर्त चिंतन कहलाएगा। लेकिन आप कुछ रीजनिंग को, कुछ मैथ के सवालों को आप मने मन सॉल्व करते हैं तो वो आपका अमूर्त चिंतन कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक वर्ग है, जिसका एक वर्ग है, वर्ग के एक, ये तो आयत बन गया यार, एक वर्ग है, वर्ग के एक भुजे की लंबाई 10 मीटर है, तो बताओ इसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आप आराम से आंसर दे सकते हैं, दिमाग में ही सोचेंगे कि इनका कैलकुलेशन करेंगे तो आप जो चीज दिमाग में सोचते हैं, जिनका भौतिक रूप में कोई वास्तविक स्थान नहीं है, जिनका स्थिति, जिनका मतलब जो भौतिक रूप से इस ब्रह्मांड में उपस्थित नहीं है, अगर उस चीज के बारे में सोचते हैं वो हो जाएगा अमूर्त चिंतन, और भौतिक चीज के बारे में सोचते हैं तो वो हो जाएगा मूर्त चिंतन। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, शायद दिया गया है, आप लोग देखे होंगे अच्छा तरह से। अब यहां देखा जाए कि मूर्त और अमूर्त चिंतन, मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, साइकोलॉजी का अगर आप बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं ना, साइकोलॉजी के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट का भी बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो ये सफल एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। सफल एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ये चैनल को, क्योंकि एग्जाम के लास्ट दिन तक हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और एग्जाम के लास्ट दिन तक बिल्कुल अच्छी तरह से हम आपके साथ रहेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को प्लीज शेयर वगैरह ज्यादा कीजिएगा। और आपका कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जाइएगा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जैसे कि साइकोलॉजी का चैप्टर 2 पढ़ना है तो साइकोलॉजी चैप्टर 2, क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 2 बाय सफल एकेडमी, सिर्फ बाय लगा देना। कुछ भी चाहिए पढ़ने के लिए, क्लास 12 है हिस्ट्री चैप्टर 5 लास्ट लगा देना बाय सफल एकेडमी। क्लास 12 है क्लास 12 है होम साइंस चैप्टर 1 बाय सफल एकेडमी, लगा देना मिल जाएगा। क्लास 12 है चैप्टर 3 साइकोलॉजी, क्लास 12 चैप्टर 3 साइकोलॉजी, या फिर साइकोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 3, तो आपको लगा देना है लास्ट में बाय सफल एकेडमी, तो आपको मिल जाएगा। कुछ भी सर्च करो लास्ट में बाय सफल एकेडमी लगाना, क्या लगाना? लास्ट में बाय सफल एकेडमी लगाना, तो आपको मिल जाएगा। आपको YouTube लाके वहां प्रेजेंट कर देगा, उसको आप देख लेंगे, क्योंकि संस्था का आपका नाम क्या है? सफल एकेडमी नाम है, समझ गए? अब यहां देखते हैं प्यारे बच्चों कि किसने कहा था अमूर्त चिंतन और मूर्त चिंतन। समझे? मैथ के सवालों को, रीजनिंग को आप हल करते हैं तो उसको कहेंगे अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यह बात कहा गया था टर्मन के द्वारा। यह बात किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा कहा गया था। टर्मन कौन है? एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं। ऑप्शन हमारे यहां बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा कि किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादन किया। प्यारे बच्चों, बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत, एक होता है आपका एस फैक्टर, एस होता है जी फैक्टर। एस फैक्टर की बात करते हैं, एस फैक्टर, और एक होता है जी फैक्टर, ठीक है। इसके बीच एक होता है सामान्य फैक्टर, एक होता है सामाजिक फैक्टर, ठीक है, सामाजिक फैक्टर। तो त्रितत्व सिद्धांत यानी त्रितत्वीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर देखा जाए तो त्रितत्व की जो सिद्धांत है यह दिया गया था स्टर्नबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? स्टर्नबर्ग के द्वारा। ऑप्शन हमारे यहां ए लोग होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर समझ गए लास्ट में? बिल्कुल वेरी गुड, हाँ बिल्कुल समझ गए ना। लास्ट में क्या लगाना है? बाय सफल एकेडमी, तो आपको मिल जाएगा। अब यहां देखा जाए तो यह दिया गया था स्टर्नबर्ग के द्वारा। एस फैक्टर क्या होता है? स्पेसिफिक। एस फैक्टर मतलब होता है विशिष्ट कारक। जी फैक्टर का मतलब होता है जनरल यानी सामान्य कारक। अब यहां देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे एस फैक्टर जी फैक्टर के बारे में। अब इसका चर्चा हम लोगों ने चैप्टर 2 में ही करा है कि चैप्टर एस फैक्टर और जी फैक्टर क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है? अब देखिएगा कुंठा। कुंठा कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और लक्ष्य की ओर बढ़ते समय हमको दिक्कत होती है, हम जैसे कि हमको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नंबर लेके आना है, बीच में घर में कोई बीमार पड़ गया, कोई घटना घट गया जिसके कारण मेरा पढ़ाई जो है बाधित हो गया, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि बोर्ड एग्जाम में हम बेस्ट करें, लेकिन हमारा लक्ष्य को प्राप्त करने के बीच में कौन बाधा आ गया? घर का प्रॉब्लम। तो घर का प्रॉब्लम जो आया बाधा, लेकिन हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक प्रकार का टेंशन में आ जाएंगे ना। सॉरी टेंशन नहीं यार, क्या टेंशन, मतलब स्ट्रेस में आ जाएंगे ना, दिमाग में बेचैनी आ जाएगा। तो इसको कहेंगे हम लोग कुंठा।
जब अपने लक्ष्य की ओर इंसान बढ़ता है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के दौरान वो जो काम करता है, उसी काम के बीच कोई उसको डिस्टर्ब कर दे, उसको डिस्टरबेंस हो जाए, वो उस अपना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो अपना काम ना कर पाए, तो उसको कहेंगे, वो जो एक प्रकार का स्ट्रेस झेलेगा, जो बेचैनी आएगा, उसको कहेंगे फ्रस्ट्रेशन, कुंठा। और द्विंदव का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, इधर या इधर जाए। द्विंदव से ही निकला है दुविधा। आप अगर दो रास्ते को चुन रहे हैं कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तो द्विंदव उत्पन्न होगा, उसको कहेंगे द्विंदव यानी कुंठा। अब यहां देखा जाए कि कौन मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है। अभिघातज घटनाएं, है ना, ये भी जो है आप देखिएगा, तो ये भी हम अभिघातज घटना, जैसे कि बाढ़, तूफान, उसके साथ सुनामी, हमला, आतंकी हमला, ये सारे हैं अभिघातज घटनाएं। यानी जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती, प्राकृतिक घटना और मानवीय घटना, बमबारी, हवाई हमला, आतंकी हमला, तूफान, बाढ़, है नहीं, भूकंप, ये सब आपके अभिघातज घटना है, जिसके कारण मन में दबाव उत्पन्न होता। अरे सामाजिक दबाव क्या है? ये तो इस दबाव का एक प्रकार है भाई। यहां आपको दबाव का स्रोत नहीं, ये आपको दबाव का स्रोत पूछा। दबाव का स्रोत किसको कहते हैं? जिससे दबाव उत्पन्न होता है। तो दबाव इससे उत्पन्न थोड़ा ना, ये तो दबाव का एक प्रकार है। तो ऑप्शन हमारे यहां सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा कि प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या होता है। प्रतिबल का मतलब होता है स्ट्रेस। जब आदमी बेचैन रहता है, आदमी बिल्कुल समझ में नहीं आता है, बिल्कुल लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी बिल्कुल टेंस स्ट्रेस में रहता है, बिल्कुल होपलेस रहता है, बिल्कुल परेशान रहता है, मानसिक संतुलन बिल्कुल डगमगा रहा है, यानी बिल्कुल मानसिक कष्ट में रहता है, तो उसको कहते हैं प्रतिबल। प्रतिबल का मतलब स्ट्रेस, ये पढ़ाए हैं। अब इसका एक उल्टा स्टेज होता है शिथिलीकरण। वाह वाह, एकदम जिंदगी राजा वाला। यानी एक प्रोसेस होता है शिथिलीकरण। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या हो जाएगा, है ना, सॉरी उल्टा, प्रतिलोम पूछा है, नकारात्मक। यहां अगर हम सोच रहे हैं कि प्रतिलोम, तो प्रतिबल का उल्टा होता है शिथिलीकरण। शिथिलीकरण में आदमी को बिना टेंशन होता, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल मस्त से रहेगा, एकदम बॉडी रेस्ट में रहेगा, कोई प्रकार का टेंशन नहीं। तो प्रतिबल का उल्टा, उल्टा यानी प्रतिलोम होता शिथिलीकरण। लेकिन यहां पूछा नकारात्मक, जो नकारात्मक का होता है, नकारात्मक का मतलब होता है हाइपोस्ट्रेस, यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस हो जाएगा। प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या होता है? डिस्ट्रेस। यानी अगर आप नकारात्मक पहलू का मतलब हुआ कि आदमी डिस्ट्रेस में कब जाता है, जब आप टेंशन लेते हैं अच्छे चीज को लेकर के, अच्छी चीज को लेकर के सोचते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसको कहेंगे डिस्ट्रेस। जैसे कि अच्छा जॉब लेना है, अच्छा तरक्की करना है, बिजनेस करना है, इस चीज को लेकर के जब आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसको कहते हैं डिस्ट्रेस। अगर आप सॉरी 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 उसको कहेंगे यूट्रेस। जब आप अच्छी चीज को लेकर के, अच्छा चीज जैसे कि अच्छा जॉब लेना है, अच्छा जॉब लेना है, उसके बाद क्या क्या करता है कि बिजनेस करना है, तो जब अच्छा चीज को लेकर के आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसको कहेंगे यूट्रेस, उसको कहेंगे यूट्रेस। लेकिन निगेटिव घटना के कारण आपके मन में जो उत्पन्न होगा स्ट्रेस, उसको कहेंगे डिस्ट्रेस। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का देहांत हो गया, उसके कारण जो मन में स्ट्रेस आएगा, तो उसको कहेंगे डिस्ट्रेस। और पॉजिटिव घटना के बारे में लेंगे, कहेंगे उसको कहेंगे यूट्रेस। और एक होता है हाइपो स्ट्रेस। हाइपो स्ट्रेस कब उत्पन्न होता है? जब इंसान एक ही काम को बार बार करता है, तो एक प्रकार का स्ट्रेस मन में आने लगता है। बार बार एक ही काम को करोगे अपने घर में, तो एक मन में स्ट्रेस आया, यार कब तक ये काम करेंगे, है ना, तो बिल्कुल उसको कहेंगे क्या, उसको कहेंगे हाइपो स्ट्रेस। हाइपो स्ट्रेस बार बार करने से आपके मन में उत्पन्न होता है। डिस्ट्रेस आपके निगेटिव घटनाओं के कारण उत्पन्न होता है। यू स्ट्रेस आपके पॉजिटिव पहलू के बारे में सोचने पर आपके मन में यू स्ट्रेस उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन हमारे यहां क्या हो जाएंगे? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हाइपो स्ट्रेस, हाइपो स्ट्रेस, ऑप्शन ए और बी, ए और डी दोनों सेम दे दिया, यहाँ इनमें से कोई नहीं करना था। कैसे जो टाइपिंग करता है लोग, देखिएगा प्रतिबल के विपरीत अवस्था, ये तो बताए हम जस्ट। तो प्रतिबल का जो विपरीत अवस्था है, उसको कहते हैं शिथिलीकरण। चिंतन का मतलब होता है किसी के बारे में सोचना, चिंतन करना, सिंपल सा चीज है। अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब होता है अपने आप को समाज के अनुसार ढाल लेना, अपने आप को इस माहौल के अनुसार ढाल लेना, उसको कहेंगे अनुकूलन। और चिंतन का मतलब किसी चीज के बारे में सोचना, वही हो जाएगा चिंतन। और शिथिलीकरण मैंने बताया कि प्रतिबल यानी स्ट्रेस में इंसान बिल्कुल परेशान रहता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, दिमाग बेचैन रहता है, उसको कहेंगे प्रतिबल यानी स्ट्रेस। और शिथिलीकरण में आदमी राजा वाला जिंदगी, एकदम ऐसे बिल्कुल बॉडी रिलैक्स में रहता है, दिमाग में कोई टेंशन, फिर टेंशन बोल रहे हैं, अरे टेंशन नहीं होता यार, टेंशन को स्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस तो स्ट्रेस नहीं होता है, बिल्कुल वो शिथिलीकरण। जब आदमी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं हो, बॉडी रिलैक्स में हो, तो उस अवस्था को कहेंगे शिथिलीकरण। और प्रतिबल में जानवे करते हैं कि आदमी को बिल्कुल स्ट्रेस में रहता है, बॉडी काम नहीं करता है, दर्द वगैरह करने लगता है। ठीक है, ये सारी चीज समझ रहे हैं, तो ऑप्शन हमारे बी लोग हो जाएंगे। देखिएगा नकारात्मक संवेग का, देखिए संवेग का मतलब होता है इमोशन। जब आपके मन की भावना को व्यक्त करते हैं आप, तो उसको कहते हैं इमोशन। इमोशन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक जैसे हंसना, है ना, ये आपका सकारात्मक संवेग।
रोना, ये आपका नकारात्मक संवेग। संवेग दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो डर, दुश्चिंता और क्रोध, ये तीनों के तीनों आपके नकारात्मक संवेद है। हंसना, उसके बाद खुशी मनाना, हर्ष और उल्लास, है ना, तो ये आपके क्या है, सकारात्मक संवेग। डरना, दुश्चिंता और क्रोध, ये सारे आपके नकारात्मक संवेग हो जाएंगे, या आपके निगेटिव इमोशन हो जाएगा। ऑप्शन हमारे डी लोग हो जाएंगे। देखिएगा, तनाव के कारण शारीरिक रोग का प्रतिशत है। अब कोई भी व्यक्ति तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, तो शारीरिक रोग जो उत्पन्न होता है, तो लगभग 50 से 70%, यानी 50 से 70% जो रोग है ना, 50 से 70% रोग जो उठता है आदमी का, वो तनाव के कारण उठता है। यानी 50 से 70% रोग जो उठता है आदमी का, वो किसके कारण, तनाव के कारण उठता है, याद रखिएगा। यानी आदमी के जीवन में जो बीमारी होती है, जो भी बीमारी होती है, सर्दी खांसी बुखार वगैरह जो भी चीज होती है, वो सारे चीज को जो है। अब चलिए प्यारे बच्चों, पूछा गया कि तनाव के कारण शारीरिक रोग का प्रतिशत, मतलब तनाव के कारण, स्ट्रेस के कारण आदमी के जीवन में लगभग जो जितना भी बीमारी होती है, उसका 50 से 70% बीमारी वो तनाव के कारण ही होता है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तनाव के धनात्मक पहलू को क्या कहते हैं। तो तनाव के धनात्मक पहलू को कहते हैं हम लोग यूट्रेस। क्या कहते हैं उसको, यूट्रेस। निगेटिव पहलू को डिस्ट्रेस, और जो हाइपो स्ट्रेस होता है वो बिल्कुल क्या होता है, हाइपो स्ट्रेस में आप बिल्कुल क्या रहते हैं, मतलब बार बार किसी चीज को करने के बाद हाइपो स्ट्रेस में आ जाता है। देखिएगा, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक वैज्ञानिक आते हैं युंग, एक वैज्ञानिक का नाम है युंग, नाम है, बिल्कुल आप लोग सही से आंसर दीजिएगा। एक वैज्ञानिक का नाम है युंग। ये युंग आते हैं और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को दो तरीके से बांटते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और ओमनिवर्ट। तीन प्रकार का होता है मुख्यतः, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और ओमनिवर्ट, उभयमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और एक होता उभयमुखी। ठीक है, उभयमुखी। अब ये सेकंड चैप्टर में हम पढ़ाए हैं पूरा डिटेल्स में। अंतर्मुखी जो व्यक्ति शर्मिला होगा, जो दूसरे से जल्दी बोलेगा नहीं, बिल्कुल अपने आप को अपने ही अंदर सिमट के रखेगा, उसको कहेंगे अंतर्मुखी। उभयमुखी जो खुलापन होगा, जो दूसरे के साथ बोलेगा, दोस्ती कर लेगा, उसको कहेंगे उभयमुखी। और जो शर्मिला भी होगा और दूसरे से बोलेगा भी, तो उसको कहेंगे उभयमुखी। और जो दूसरे से, देखो तीन चीज होता है, अंतर्मुखी जो शर्मिला व्यक्ति होगा, जो दूसरे से संबंध जल्दी नहीं बनाएगा, सामाजिक दोस्त उसका कम होगा, फ्रेंड उनका कम होगा, उसको कहेंगे अंतर्मुखी। जिसका ज्यादा होगा, जो दूसरे से जल्दी बोल लेगा, जो शर्मिला नहीं होगा, जो समाज में घुल मिल के सभी के साथ रहेगा, उसको कहेंगे बहिर्मुखी। और जो घुल मिल के भी रहेगा और उनके अंदर शर्म वाली भी फील होगा, मतलब दोनों होगा, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो गुण दोनों होगा जिसके अंदर, उसको कहेंगे उभयमुखी। तो इंट्रोवर्ट ओमनी, इसको कहेंगे इंट्रोवर्ट, इसको कहेंगे ओमनीवर्ट, इसको कहेंगे इसको कहेंगे इंट्रोवर्ट, इसको कहेंगे एक्सट्रोवर्ट, इसको कहेंगे ओमनीवर्ट। तो ये तीनों प्रकार में जो बांटा था व्यक्तित्व को, ये युंग ने बांटा था। किसने, युंग ने बांटा था। देखिएगा, एक लड़की का अपने पिता से कामसुख को लगाव तथा अपने मां का स्थान लेने की इच्छा को कहते हैं इलेक्ट्रा या पितृ ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि। और ओडिपस ग्रंथि किसमें पाया जाता है, ओडिपस ग्रंथि की बात करें तो ओडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है, ओडिपस ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है। समझ गए। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। तो सर्वप्रथम व्यक्ति विभिन्नता क्या होता है। देखो, व्यक्ति विभिन्नता का मतलब हुआ कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। किसी का लंबाई कम है तो किसी का ज्यादा है, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई नाटा है तो कोई कुछ है। यानी किसी न किसी स्टेज में जाकर के हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। तो व्यक्ति का एक दूसरे से अलग होना या फिर अलग अलग गुण होना, इसी को कहते हैं व्यक्ति विभिन्नता। व्यक्ति विभिन्नता का मतलब ही होता है हर व्यक्ति किसी न किसी गुण के आधार पर, किसी न किसी चीज के आधार पर सब अलग, दूसरे व्यक्ति से अलग है। अरे हम जाएंगे समाज में तो कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो हमारे बिल्कुल सिंपल से मेरे जैसा दिखे, मेरे जैसा उसका हाइट हो, मेरे जैसा उनका कलर हो, मेरे जैसा बाल हो, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, नहीं है ना। तो हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी चीज के कारण अलग दिखता है, चाहे हाइट के कारण, लंबाई के कारण, गोरा के कारण, बाल के कारण, किसी भी के कारण। तो उसी को कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। तो और ये जो शब्द दिए थे, इस पर सबसे पहले गाल्टन ने मतलब अध्ययन किया था। किसने, गाल्टन ने इसमें सबसे पहले अध्ययन करने का काम किए थे। देखिएगा, बुद्धि यानी आईक्यू को कौन सूत्र से मापा जाता है, बुद्धि, मानसिक बुद्धि लब्धि, जिसको इंटेलिजेंस क्यूसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंटेलिजेंस क्यूसेंट इसको कहा जाता है। अब यहां देखा जाए कि इंटेलिजेंस क्यूसेंट की बात करें तो आईक्यू को कौन सा सूत्र से मापा जाता है, तो आईक्यू बराबर होता है MA/CA। क्या होता है इसका, MA/CA गुना 100, MA/CA गुना 100। MA का मतलब होता है मेंटल एज और CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु बटे कलानुक्रमिक आयु गुना 1000, गुना 100, सॉरी 1000 नहीं, 1000 तो लिंग अनुपात में निकालते हैं ज्योग्राफी वाले, याद होगा आपको। मानसिक आयु की बात करें, कोई व्यक्ति अगर कोई बच्चा अगर 5 साल के व्यक्ति के मानसिक कार्य को कर लेता है, कोई 5 साल का बच्चा 10 साल वाले बच्चा का गणित के सवाल को हल कर लेता है, तो उस बच्चा का मानसिक आयु
10 साल माना जाएगा। और उनका रियल एज जो होता है उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। समझ गए? तो यहां ये फॉर्मूला आपको बैठाना है मानसिक आयु निकालने के लिए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 अक्टूबर को। कब? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है जी। 10 अक्टूबर को वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। देखिएगा, बुद्धि के किसी सिद्धांत में जी कारक को बुद्धि का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। तो द्विकारक सिद्धांत में देखो, द्विकारक सिद्धांत में एक होता है जी फैक्टर, एक होता है एस फैक्टर। जी फैक्टर होता है, एक होता है एस फैक्टर। स्पेसिफिक स्पेशल फैक्टर एक होता है जनरल फैक्टर। इसको सामान्य कारक बोलते हैं, इसको विशिष्ट कारक बोलते हैं। विशिष्ट कारक हम लोग लेके पैदा नहीं होते हैं। जैसे कि कोई साइंटिस्ट होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई एडवोकेट होगा, जो हम लोग सीखते हैं दुनिया में आकर के, तो उसको कहेंगे विशिष्ट कारक। जो हम लोग दुनिया में आकर के सीखते हैं, जैसे कि विशिष्ट कारक एक डॉक्टर के अंदर पाया जाएगा, इसलिए वो सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट बन गया है, स्पेशल बन गया है। विशिष्ट कारक एक शिक्षक, एक टीचर के अंदर पाया जाएगा, एक एक एडवोकेट के अंदर पाया जाएगा, इसलिए वह सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट दिखता है, खास दिखता है। समझ गए? उसको कहेंगे विशिष्ट कारक। एक होता है सामान्य कारक, जो जनरली होता है, जनरली जो होता है गुण अंदर में, उसको कहेंगे सामान्य कारक। और सामान्य कारक जन्मजात होता है, इसको लेके हम लोग पैदा होते हैं। और विशिष्ट कारक हम लोग अर्जित करते हैं, यानी दुनिया में आके सीखते हैं। एक होता है विशिष्ट, एक होता है सामान्य। ठीक है? तो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, जनरल एंड एस, जनरल फैक्टर और एस फैक्टर, ये सिद्धांत द्विकारक सिद्धांत दिया गया था। और ये द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? फटाफट कमेंट करके बताओ, क्योंकि हमने चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा है द्विकारक सिद्धांत के बारे में। कमेंट करके बताइएगा कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। तो ये जो है द्विकारक सिद्धांत से संबंधित है। देखिएगा, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो बुद्धि के विषय पर बीने और साइमन। तो बीने का नाम पहले आता है, मैंने कहा कि दोनों व्यक्ति मिलकर के काम किए, लेकिन साइमन का नाम कहीं कहीं छट जाता है। तो ये जो है 1905 में किए थे। बुद्धि के कार्य पर सबसे पहले शोध करने वाला व्यक्ति बीने और साइमन है। कब? 1905 में। देखिएगा, अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द के लिए बना है? हाँ, पर्सोना के लिए बना है। पर्सोना, पर्सोना का मतलब होता मुखोटा। पर्सोना का मतलब क्या होता? मुखोटा, है ना? पर्सोना का मतलब होता, अरे यार बंद था कहना। पर्सोना का मतलब क्या होता? मुखोटा, है ना? अरे आदमी बना क्या? नहीं बना ना। पर्सोना का मतलब होता मुखोटा। ठीक है? नहीं बना तो जो मतलब जैसे कि कोई बच्चा होता है ना, कि उनका शेर का मुखोटा पहना लिए, शेर का फोटो लगा लिए, उनको डरा रहे हैं, तो कॉमेडी वगैरह होता है जो, उसको कहेंगे मुखोटा। और यही पर्सोना से निकला है हम लोगों का पर्सनालिटी। पर्सोना से ही निकला है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। तो इसको याद रखना है। पर्सनालिटी जो शब्द है लैटिन शब्द के पर्सोना से लिया गया है। वायरस क्या है प्यारे बच्चों? तो वायरस एक प्रकार का पैथोजेंस है, रोगाणु है, जिससे रोग फैलता है। पैथोजेन का मतलब रोगाणु, जिससे क्या फैलता है? रोग फैलता है। तो ऑप्शन हमारे ए लोग हो जाएंगे। वायरस क्या है? एक प्रकार का पैथोजेंस है, रोगाणु है। देखिएगा, डाउन संलक्षण एक प्रकार का रोग है। तो डाउन संलक्षण या 21 गुणसूत्र जो है आपका, 21 जो क्रोमोजोम है, 21 जोड़ी क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, है ना, 21 जोड़ी जो क्रोमोजोम है, उसी से संबंधित ये आपका है रोग, डाउन संलक्षण, जिसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन संलक्षण में क्या होता है कि आपके शरीर में जो गुणसूत्र रहता है 21 जोड़ी क्रोमोजोम, उसमें उथल पुथल आ जाता है, उसमें बदलाव आ जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि आपके शरीर में बदलाव आने के कारण, यानी क्रोमोजोम में क्या बदलाव आने के कारण आपको रोग हो जाता है। और ये डाउन सिंड्रोम जिसको कहते हैं, जिसको डाउन संलक्षण हिंदी में कहा जाता है, 21 जोड़ी गुणसूत्र में उथल पुथल के कारण, यानी गुणसूत्र में 21 जोड़ी गुणसूत्र है कि नहीं? अरे एक्स वाई याद करो भाई, 10th क्लास में बायोलॉजी में आप लोग पढ़े हैं, एक्स वाई पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? वहां हाइब्रिडाइजेशन किए हो? याद आया कि नहीं? हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कर रहे थे 10th क्लास में। गरेगर मेंडल का नियम, जॉन गरेगर मेंडल का नियम याद आया? भूल के खा गए तुम लोग, याद रखोगे? ठीक है? तो ये सब चीज है। तो डाउन संलक्षण एक प्रकार का रोग है। तो ये मानसिक दुर्बलता, इसमें सबसे ज्यादा अगर स्ट्रेस, सबसे ज्यादा मतलब मानसिक हानि पहुंचती है। सबसे ज्यादा क्या पहुंचती है इसमें? मानसिक हानि पहुंचती है। ठीक है? अब देखिएगा, निम्नलिखित में कौन अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो लोम्बरोसो को अपराध शास्त्र का पिता, यानी फादर ऑफ, मतलब क्या कहा जाता है लोम्बरोसो को? कैटाटोनिक स्टूपर एक लक्षण है प्यारे बच्चों, ये कैटाटोनिक स्टूपर है, ये मनोविदलता का लक्षण है, मनोविदालिता का लक्षण है। मनोविदालिता क्या होता है? मनोविदालिता क्या होती है? ये आपका एक प्रकार का रोग होता है, जिसमें मानसिक कष्ट होता है। जिसमें आपको क्या होता है? मानसिक कष्ट होता है। मानसिक कष्ट होता है आपके मनोविदलता में। और कैटाटोनिक स्टूपर मनोविदलता का एक अवस्था है। कैटाटोनिक स्टूपर मनोविदालिता का एक अवस्था है, जिसमें आदमी न सुनता है न बोलता है, बिल्कुल मौन रहता है। जिसमें आदमी न सुनता है न बोलता है, बिल्कुल मौन रहता है। तो ऑप्शन हमारे यहां ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। करेक्ट? बिल्कुल यहां तक ठीक। अब देखिएगा, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, या तो बच्चा भी आंसर बताएगा भाई। बाढ़, भूकंप, सूखा, सभी के सभी प्राकृतिक आपदा। ठीक है? जैसे कि आपका बम,
बारूद, गोला, ये सब जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये आपके मानव निर्मित आपदा है। आपदा दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक आपके प्रकृति का तरफ से आता है, मानव निर्मित आपके मानव द्वारा जनरेट किए जाते हैं। आतंकी हमला क्या है भाई? आतंकी हमला, तो ये हमारा मानव निर्मित आपदा है। समझ गए? अब देखिए प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि 12th आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी, ऑल सब्जेक्ट का तैयारी आपको सफल एकेडमी में कराई जाती है। अगर आप ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सारी कंटेंट, आपको सारा चीज मिलेगा एप्लीकेशन में। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, सफल एकेडमी का ऐप। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सारे क्लास को मेरा अटेंड कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर देना, क्योंकि ऑल का मतलब होता है सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सारी चीज आपको करना है। अब प्यारे बच्चों, यहां आपका क्या होता है कि सारा सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, आपकी संस्था में सारी चीज पढ़ाई जा रही है, सफल एकेडमी में संस्था में सारी चीज आपकी कंप्लीट कराई जा रही है। तो प्लीज आप लोग शेयर वगैरह ज्यादा करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर वगैरह ज्यादा करेंगे। साइकोलॉजी इतना अच्छा तरह से पढ़ाते हैं, बाकी सब्जेक्ट भी इतना अच्छा तरह से पढ़ाते हैं, तो सारे सब्जेक्ट आप कर सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के। और सर्च करने की तो मैंने बता ही दिया इसी क्लास में, ठीक है? सर्च कैसे करना है, ये सर्च करने का तरीका मैंने बता दिया। तो ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं तथा दूसरों की भलाई का विशेष ध्यान रखते हैं। युंग के अनुसार वो व्यक्ति किस व्यक्तित्व का प्रकार है? 3 प्रकार के व्यक्तित्व पढ़ाए ना। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व बिल्कुल शर्माएगा, रूम में बैठ के रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। बहिर्मुखी व्यक्तित्व बिल्कुल समाज के सारे लोगों के साथ घुल मिल के रहेगा, सभी से दोस्ती करेगा। और उभयमुखी के अंदर शर्मिला वाला गुण भी होगा और दोस्ती वाला भी गुण होगा, मतलब वो अपने में शर्माएगा भी और सबके साथ मिलजुल के भी रहेगा, उसको कहेंगे उभयमुखी। तो ये हो जाएगा बहिर्मुखी। जो नेता लोग होता है, जो मतलब नेता होते हैं, जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, तो नेता लोग के अंदर बहिर्मुखी गुण पाया जाता है, तो ये बहिर्मुखी हो जाएगा। कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्य को करता है, विशेष ध्यान देता है दूसरों पर, तो बहिर्मुखी होगा। और अंतर्मुखी वाला व्यक्ति तो बिल्कुल रूम में बैठ के रहेगा, नहीं जाएंगे कहीं, ठीक है, किसी से बोलेगा भी नहीं। और हम लोगों को ना ही अंतर्मुखी बनना है, ना ही बहिर्मुखी बनना है, हम लोगों को बनना है उभयमुखी, ओमनियोवर्ट। क्या बनना है? हम लोगों को ओमनियोवर्ट बनना है, ठीक है? समझ गए यहां तक? देखो, निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? नहीं है, नहीं है। अरे ये सुनामी किसके तरफ से आता है? सुनामी किसके तरफ से? आपके तरफ से? नहीं नहीं नहीं, ये प्रकृति की तरफ से। दूरदर्शन पर आक्रामक दृश्य देखने से बच्चों में क्या होता है? आक्रामकता बढ़ती है। एक सीरियल आया था, बालवीर सीरियल, आप लोग को याद होगा कि नहीं होगा। तो बालवीर सीरियल जो आया था प्यारे बच्चों, बालवीर सीरियल हम नाम बोल रहे हैं, तो आप लोग तो भली बात ही जानते होंगे बालवीर सीरियल के बारे में। तो ये सीरियल को बच्चे देख करके सेम टू सेम उसी के जैसा कर रहा था, बालवीर के जैसा, ऐसे शक्ति निकल, जादुई शक्ति, ये वो दिसे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा जो चीज टेलीविजन में, टीवी में देखेगा, उसी को नकल करेगा। एक नियम है, एक नियम है अनुपालन का नियम, अनुपालन। तो अनुपालन का नियम कहता है, साइकोलॉजिस्ट का नियम है, साइकोलॉजी का नियम। अनुपालन का नियम यह कहता है कि कोई भी बच्चा शुरुआत में वो बड़ों की बिहेवियर को देख करके सीखता है। आप खुद समाज में सुनते हैं, घर में भी सुनते हैं कि छोटा बच्चा आपको देख के नकल करता है, आपका व्यवहार करने का कोशिश करता है। तो वही चीज है अनुरूपता का नियम, जिसको कहते हैं अनुपालन का नियम भी कहते हैं इसको। तो कोई भी बच्चा जो होता है ना, वो बड़े का व्यवहार को देख करके सेम टू सेम वही करेगा। बड़ा अगर आदमी लड़ाई करेगा तो उसी के जैसा वो लड़ाई करने के लिए भी सीख जाएगा। बड़ा आदमी अगर कोई घर में देखो, आप लोग समाज में रहते हैं, कुछ परिवार में बच्चे गाली सीख जाते हैं। गाली क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि उनका घर में ही कोई ना कोई आदमी गाली देता होगा, तभी वो सीखते हैं। जो परिवार के माँ बाप जो परिवार के माँ बाप गाली नहीं देते हैं, वो बच्चा भी गाली नहीं देता, क्योंकि वो सीखता ही नहीं है, उनको सीखने के लिए मिलता ही नहीं है। तो ये दूरदर्शन जिस तरह से देखेगा उसी तरह उसको मतलब इफेक्ट पड़ेगा। दूरदर्शन आक्रामक वाला देखा तो आक्रामकता बढ़ेगा, बिल्कुल। लड़ाई मार वाला देखेगा तो वो भी लड़ाई मार करेगा आगे चल के, ठीक है? तो इसलिए हमेशा दूरदर्शन अगर दिखा रहे हो बच्चों को तो पॉजिटिव दिख दिखाओ। साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है? कि आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, बिल्कुल। परिकल्पनाओं का स्रोत, गुणात्मक तथ्यों का प्राप्त करना, बिल्कुल ये सभी हो जाएंगे। जब साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, सामने बंदा को बैठा करके, बंदी को बैठा करके उनसे सवाल कर रहे हैं, और उनसे सवाल कर रहे हैं, उनसे सारी चीज सवाल वो जवाब कर रहे हैं, और अच्छी तरह से सारी चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? तो वो हो जाएंगे आपका साक्षात्कार। इंटरव्यू नहीं, अरे जॉब लगने से पहले इंटरव्यू नहीं लेता है जी। तो उसमें आपसे सूचना पूछता, आप ही के बारे में सूचना वो कलेक्ट करता, आपके अंदर क्या क्या गुण है। और परिकल्पनाओं का स्रोत, परिकल्पना का मतलब होता है आपके मन में किसी भी चीज को लेकर के क्या सोच है, आपके मन में कोई भी टॉपिक को लेकर के, कोई भी संस्था को लेकर के, कोई भी चीज को लेकर के आपके मन में किस तरह का सोच क्रिएट होता है, बिल्ड होता है, वो चीज जांचना चाहता है इंटरव्यू में।
गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करना, आपके गुण को सीखेगा, आपके गुण को जांचने का प्रयास करना, सभी लगा दो भाई, ऑप्शन डी इतना एक्सीलेंट हो जाएगा। बुद्धि एक सार्वभौमिक क्षमता है, किसने कहा था? ये कहा था बीने के द्वारा या गार्डनर के द्वारा। बताओ 34, बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं भाई। तो ये बीने ने कहा था, बीने ने कहा था बुद्धि क्या है? एक सार्वभौमिक क्षमता है। ऑप्शन हमारे ए लोग हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्पेयरमैन बुद्धि के कितने तत्व होते हैं? तो उन्होंने कहा, स्पेयरमैन ने कहा बुद्धि के 2 तत्व होते हैं, एक होता है सामान्य तत्व, एक होता है विशिष्ट तत्व, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। तो बुद्धि के 2 तत्व होते हैं, ऑप्शन हमारे डी लोग हो जाएंगे। समझ गए? स्पेयरमैन ने 2 तत्व बताया, इतना हम लोगों को याद रखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, ये वीडियो को शेयर करना है। प्लीज अपने दोस्तों को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के, जहां से भी आपको शेयर करना है शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलेगा। ऑल पर क्लिक कर देना। जो सफल एकेडमी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। सारी कंटेंट वहां आपको मिल जाएगी, वहां आराम से तैयारी कर सकते हैं। अब मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी चीज आपको पढ़ाई जाती है, ईमानदारी से पढ़िए। कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी होती है, सारे सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं सफल एकेडमी में, और अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज यहाँ पर फीडबैक दीजिएगा, क्या आपको साइकोलॉजी समझ में आ रहा है कि नहीं, साइकोलॉजी यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो प्लीज आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास पर बने रहने के लिए।